हेलो एवरीवन, फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए आरआरबी एनटीपीसी टेक्नीशियन, आरआरबी एसआई और जेई जैसे एग्जाम में साइंस के पोर्शन से जो एमसीक्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा फाइनल के एग्जाम में जो आपका साइंस का पोर्शन सॉल्व करने में। ठीक है, इसके जो भी पॉसिबल आंसर होंगे उनको आप कमेंट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ द 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, एक आपका ऑब्जेक्ट है जिसको कहाँ पे रखा गया, 30 सेंटीमीटर आपका कॉनकेव मिरर से दूर रखा गया है। ठीक है, गेट्स इस इमेज एट द सेम पॉइंट, और उसका जो इमेज है कहाँ पे बन रहा है, तो आपका 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ही बन रहा है। ठीक है, तो द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, ठीक है, तो फोकल लेंथ आपका मिरर का क्या होगा, ए बोल रहा है +15 सेंटीमीटर, बी है आपका -15 सेंटीमीटर, सी है 30 सेंटीमीटर और डी है -30 सेंटीमीटर। विच विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सही आंसर को बताएं कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, हमारे पास यह बोला गया है कि कॉनकेव मिरर है। ठीक है, मिरर कौन सा है, तो कॉनकेव है, कुछ इस प्रकार से होगा। और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस में कहाँ पे रखा गया है, तो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है ना। और इमेज भी कहाँ बन रहा है, तो इसका इमेज भी आपका 30 सेंटीमीटर पे ही बन रहा है। ठीक है, मतलब ये आपका किधर बनेगा, तो आपका जस्ट इसी साइड में, आपका सेम साइड में बन रहा है और उसी सेम पॉइंट पे बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका कैसा होगा, नेचर इसका इन्वर्टेड होगा। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा कॉनकेव मिरर के केस में। और ये तब आपका बनता है, सेम साइज का भी बनता है, कब बनता है, जब आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहे। ठीक है, तो सी पे जब रखते हैं ऑब्जेक्ट को तब जा करके ऐसा इमेज बनता है ना। तो सी आपका कितना हो गया यहाँ पे, सी की डिस्टेंस जो हो गया, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर माइनस का 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, तो आपका r/2 होता है। ठीक है, तो r आपका कितना हो गया था, -30। ठीक है, तो -30/2 कर देंगे तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा कितना, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर है ना, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में यहाँ पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है, इफ़ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस द रिफ्लेक्टेड रे विल बी। ठीक है, आपका एक इंसिडेंट रे है वो फोकस से पास होता है, तो उसके बाद में रिफ्लेक्टेड रे कैसे पास होगी। ठीक है, ए बोला जा रहा है पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बी है आपका रिट्रेस इस पाथ, और सी है आपका बी भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और डी है आपका पास थ्रू द पोल। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, जो भी आपका फोकस से रेज आती हैं, इंसिडेंट रे आर कमिंग फ्रॉम द फोकस। ठीक है, तो वो आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती है ना। तो ये सपोज करें कि एक ऐसा मिरर ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक मिरर है। ठीक है, इसके प्रिंसिपल आपका फोकस से होकर के कोई रे ऐसे आ रही है, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग इनटू द मिरर इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के आपका जस्ट पैरेलल ये पास हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा इसके लिए करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। ठीक है, तो ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेयर के कौन से फेनोमेना की वजह से होती है। ठीक है, ये बोला जा रहा है इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बाय द क्लाउड्स, बी है आपका स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द डस्ट पार्टिकल, सी है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, और डी है आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ द वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। ठीक है, जैसे जैसे लाइट जो होती है आपका स्टार से आ रही है ना, तारों से जो लाइट आती है वो आपका क्या होती है, ऊपर वाली जो हवा की लेयर है वो पतली होती है, रेयर होती है ना। और जैसे जैसे ये आपका अर्थ के क्लोज आते हैं तो डेंसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है एयर का। ठीक है, तो ये ज़्यादा डेंसर होने लगती है, घनी होने लगती है। ठीक है, तो जब भी आपका लाइट अब की मीडियम बदलती हैं है ना, वो रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में आती है, मतलब आपका विरल माध्यम से आपका सघन माध्यम में आती हैं, तो आपका वो किधर मुड़ जाती हैं, आपका नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती हैं। और ये जो मीडियम है वो आप हवाएं क्या रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, मतलब कि बहती रहती है। अब ये बहते रहने की वजह से इनका जो आपका डेंसिटी और लेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कंटिन्यूअसली बदलते रहता है। इस वजह से हमारी आंखों में कभी स्टार से जो आने वाली लाइट है कम पहुंचती है, कभी ज़्यादा पहुंचती है ना। इस वजह से हमारा जो स्टार्स होता है, तारे जो होते हैं वो ट्विंकल होते हुए आपको दिखाई देते हैं ना, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है द ब्लूइश कलर ऑफ द वाटर इन द डीप सी इज ड्यू टू, ठीक है, जो ब्लू कलर होता है वाटर का, ठीक है, इन द डीप सी, आपका एक गहरे समुंदर में, वो क्यों होता है, ठीक है, ब्लू कलर क्यों होता है, जबकि हमें पता है कि वाटर क्या होता है, कलरलेस है, लेकिन आपका ये डीप सी में आपका कैसा दिखाई देता है, गहरे पानी में ये आपका ब्लू कलर का दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ये बोला जा रहा है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाई द सी, बी है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट इन द स्काई, सॉरी रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन द वाटर, ठीक है, और सी है आपका द प्रेजेंस ऑफ द एल्गी एंड द अदर प्लांट फाउंड इन द वाटर, ठीक है, और डी है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कौन सा यहाँ पे सही है आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो पानी होता है डीप सी का, गहरे समुंदर का, वो आपका ब्लू दिखाई देता है ना। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ वाली जो रेज होती हैं, शॉर्ट वेवलेंथ की कौन सी होती है, ब्लू कलर होता है, ठीक है, ब्लू वायलेट, इन कलर को स्कैटर कर देती है, ज़्यादा बिखेर देती है, इस वजह से इसका कलर कैसा दिखाई देता है, आपका ब्लूइश कलर दिखाई देता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। तो वाटर द फाइन वाटर मोलिक्यूल्स मैनली स्केटर द ब्लू लाइट, ठीक है, ड्यू टू इस शॉर्टर वेवलेंथ, है ना। तो ब्लू लाइट का आपका जो है कि वेवलेंथ क्या होता है, ब्लू और वायलेट कलर का बहुत कम होता है, तो इनको ये छोटे छोटे वाटर के मोलिक्यूल हैं, इनको क्या कर देती है, स्केटर दे कर देती है ना, इसकी वजह से ये जो कलर है वो कैसा दिखाई देता है आपको, डीप ओशियन का आपका ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है आपका कि अ करेंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाई अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, एक आपका 1 एम्पियर का आपका करंट ले रहा है आपका एक इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इज 16 सेकेंड वुड बी रफली, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपका 16 सेकेंड में पास होंगे, वो पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे, ठीक है। ये बोला जा रहा है आपका 10 टू द पावर 23, बी है आपका 10 टू पावर 18, और सी है आपका 10 टू पावर 20, और डी है आपका 10 टू पावर 16। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसको डिटरमाइन करते हैं, जो एन होता है वो किसके इक्वल होता है, तो ये होता है आपका आई टी बाई ई के इक्वल होता है, ठीक है, ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे फर्स्ट इज करेंट इज हाउ मच, करेंट इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करेंट पास फॉर दी हाउ मच टाइम, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड विल बी टाइम, एंड चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन विल बी व्हाट 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, 10 to the power minus 19 coulomb, and after calculating this what will you get here, तो यहाँ पे टोटल करंट आपका, सॉरी टाइम कितना था आपका 16 सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 एम्पियर पास हो रहा है 16 सेकेंड के लिए, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 टू द पावर माइनस 19 है, ये आपका न्यूमरेटर में जाएगा तो 10 की पावर क्या बन जाएगा, ये 19 बन जाएगा, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन विल बी लाइक दिस कि हमारा ये 1 एम्पियर था इंटू 10 का पावर, सॉरी 16 इंटू 10 का पावर 19 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1.6, ठीक है, तो 1.6 इसको कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 इंटू 10 का पावर 19 दैट विल बी व्हाट 10 टू द पावर 20, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे कि हाउ मैनी जूल्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर पर सेकेंड बाई 6 वोल्ट 0.5 एम्पियर लैम्प, ठीक है, आपका 6 वोल्ट की जो है 0.5 एम्पियर की जो लैम्प है उसमें कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। ए ऑप्शन इज 0.83 जूल पर सेकेंड, बी इज 30 जूल पर सेकेंड, सी इज 3 जूल पर सेकेंड, एंड डी इज 12 जूल पर सेकेंड। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 3 जूल पर सेकेंड इज विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। कैसे ये 3 जूल पर सेकेंड आ रहा है उसको डिटरमाइन करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है दैट विल बी इक्वल टू आपका क्या होता है, V पोटेंशियल डिफरेंस इंटू आई इंटू टी के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, V का वैल्यू है 6 वोल्ट और करेंट है आपका 0.5 एम्पियर, कितने टाइम के लिए, तो पर सेकेंड बोला जा रहा है, दैट मीन्स 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, इसको कैलकुलेट करने से हमारा 3 जूल पर सेकेंड आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस टाइप से, इसको 6 को आपका 6 का हाफ करनी है, 0.5 करनी है मतलब 3, और जूल पर सेकेंड ये आपका एनर्जी का कितना आपका हाँ 1 सेकेंड में कितना ट्रांसफ़र हो रहा है वो हमें यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है, 3 जूल पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द कॉइल इन इलेक्ट्रिक मोटर इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है, जो डायरेक्शन होता है रोटेशन ऑफ द कॉइल का, ठीक है, कॉइल के रोटेशन का एक इलेक्ट्रिक मोटर में, उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, कौन से नियम से आपका डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। ए बोला जा रहा है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टर,
फैराडेज का जो लॉ है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टर का, उसके उसके थ्रू करते हैं। बी बोला जा रहा है आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के थ्रू करते हैं। सी बोला जा रहा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू, और डी है आपका नन ऑफ द अबव। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आपका फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम डिटरमाइन करते हैं कि आपका क्वाइल की जो क्वाइलिंग की जो रोटेशन की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है विच डिवाइस प्रोड्यूसेस एंड इलेक्ट्रिक करंट। इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है? ए बोला जा रहा है मोटर, बी है जनरेटर, सी है आमीटर और डी है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। हमारा जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी आपका ये प्रोड्यूस करता है जनरेटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है, कंज्यूम करता है, ठीक है। वो प्रोड्यूस नहीं करता, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेता है, ठीक है। तो जनरेटर जो होता है तो वही आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है द पावर जनरेटेड इन द विंड मिल, ठीक है। जो विंड मिल में जो पावर जनरेट किया जाता है वो किस पे डिपेंड करता है? उसको कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। कैन बी इंक्रीज बाय प्लांटिंग टॉल ट्री क्लोज टू द टावर, ठीक है। आपका जो है कि बहुत सारे जो है कि लंबे लंबे ट्री आपका क्या करे कि लगा दे टावर के सामने, है ना। विंड मिल का जो टावर है तो उसके सामने बड़े बड़े आपका ट्रीज लगाने से आपका ये बढ़ सकता है, ठीक है, इसकी पावर। बी बोल रहा है आपका डिपेंड्स ऑन द विंड वेलोसिटी, ये आपका विंड की स्पीड पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। सी बोल रहा है इज मोर इन द रेनी सीजन सिंस द डैम्प एयर वुड मीन मोर एयर मास हीटिंग दी ब्लेड्स। और डी बोला जा रहा है डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा बताएं? हाइट ऑफ द टावर पे डिपेंड करता है आपका विंड मिल से जनरेट होने वाली पावर, या फिर आपका किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। ये जो है कि पावर जो जनरेट होती है विंड मिल से वो ज़्यादा होती है कब? रेनी सीजन में, है ना। क्यों होती है? सिंस डैम्प एयर जो होती है, जो गीला हवा होती है, वुड मीन मोर एयर मास हीटिंग दी प्लेस, ठीक है। मतलब कि ये जो विंड मिल के जो ब्लेड हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या होंगी? हवाएं टकराएंगी कब? आपका रेनी सीजन में, ठीक है। तो इस वजह से रेनी सीजन में जो होती है वो आपका ज़्यादा पावर जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ओशियन थर्मल एनर्जी इज ड्यू टू, ठीक है। ओशियन का जो थर्मल एनर्जी है वो क्या होती है, किसकी वजह से होती है, ठीक है। ए बोला जा रहा है टाइड्स अराइजिंग आउट ऑफ द ओशियन, जो टाइड आपका अराइज होते हैं, ठीक है। टाइड, हाई टाइड, लो टाइड, ठीक है, उसकी वजह से आपका ओशियन थर्मल एनर्जी उस पर डिपेंड करती है। बी बोला जा रहा है आपका प्रेजेंस ऑफ डिफरेंस एट द टेम्परेचर डिफरेंट लेयर ऑफ द ओशियन, ठीक है। जो प्रेजेंस ऑफ प्रेशर डिफरेंस एट द डिफरेंट लेवल ऑफ ओशियन, ठीक है। प्रेशर का जो डिफरेंट रहता है आपका डिफरेंट लेवल ऑफ ओशियंस में, ठीक है। डीप ओशियन और सरफेस के आपका वाटर, ठीक है, उनमें जो प्रेशर है डिफरेंस उसकी वजह से बोला जा रहा है। सी आपका है टेम्परेचर डिफरेंस एट द डिफरेंट लेवल ऑफ द इन द ओशियन। डी है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन द वेव्स इन द ओशियनिक वाटर, ठीक है। तो आपका कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा? सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से थर्मल एनर्जी, ओशियनिक थर्मल एनर्जी आपका इस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो हमारे ये टेम्परेचर से रिलेट करेंगे आप थर्मल एनर्जी को, ठीक है। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से डिफरेंट लेवल में आप ऑफ दी ओशियन, है ना, ओशियन के डिफरेंट लेवल पे जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसी का यूटिलाइज करके हम इसको क्या करते हैं कि टरबाइन को घुमाने में हेल्प लेते हैं, आर्मेचर को घुमाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन को थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। एनर्जी ऑफ द वार्म सरफेस वाटर इज ड्यू टू वेपराइज लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड अमोनिया, ठीक है। तो आपका जो होता है कि ये जो हमारा एनर्जी जो होती है वार्म वाटर सरफेस का, जब ऊपर में आपका सन की लाइट पड़ती है, ठीक है, तो वाटर का जो ऊपर वाला सरफेस होता है वो गर्म हो जाता है, उसका यूज करते हैं हम किस चीज़ को वेपोराइज करने में? कुछ आपका लो बॉइलिंग पॉइंट वाले जो लिक्विड होते हैं उनको वेपोराइज करते हैं। तो जैसे कि अमोनिया NH3 जो होता है उसको आपका क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो उसको वेपोराइज कर दिए, है ना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर दिए। अब ये जो गैस में कन्वर्ट हुआ ना, इस वाले को हाई प्रेशर के साथ में हम आपका टरबाइन में स्ट्राइक करवाएंगे तो टरबाइन आपका घूमेगा, ठीक है। तो टरबाइन ऑफ द जनरेटर के जो आपका टरबाइन होता है उसमें स्ट्राइक करेंगे तो इससे टरबाइन घूमेगा, आर्मेचर घूमेगा, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया तो ये आपका जो गैसियस स्टेट पे जो लिक्विड था उसको फिर क्या करेंगे हम, उसको ठंडा करेंगे। कैसे ठंडा करेंगे? तो डीप ओशियन वाटर कोल्ड
अगेन कंडेंस द वाटर यूज्ड बाय द वेपर इन लिक्विड, ठीक है। आपका जो हमारा अमोनिया गैस यूज हो गया टरबाइन को रोटेट करने में, अब अगेन उसको हम क्या करेंगे, डीप ओशियनिक वाटर में ट्रांसफ़र करेंगे। तो वो डीप ओशियनिक वाटर ठंडी होती है, तो इनको ये ठंडी कर देंगे, ठीक है। और फिर ये कंडेंस करके लिक्विड स्टेट पे आ जाएगा। और अगेन हम ये प्रोसेस को फिर से आपका रिपीट करते रहेंगे और फिर क्या करेंगे, ये टरबाइन को रोटेट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को आपका प्रोड्यूस करते रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या होता है कि ओशियनिक जो टेम्परेचर में डिफरेंस होती हैं, ठीक है, सरफेस वाटर की टेम्परेचर और डीप ओशियनिक वाटर की टेम्परेचर, उसका यूटिलाइज करके हम आपका हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हीट एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम यूज करते हैं, ठीक है। इसी को बोला जाता है ओशियनिक थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो ओशियनिक थर्मल एनर्जी का हम इस प्रकार से यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ग्राउंड वाटर विल नॉट बी डिप्लेटेड ड्यू टू, ठीक है। ग्राउंड वाटर किसकी वजह से डिप्लीट नहीं होता है, मतलब अंडरग्राउंड वाटर का लेवल जो है ना नीचे नहीं जाता है, ठीक है, किसकी वजह से, ठीक है। ये बोला जा रहा है थर्मल पावर प्लांट। बी है आपका क्या, क्रॉपिंग ऑफ द हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप। सी है आपका एफोरेस्टेशन। डी है आपका लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड द डिक्रीज रैनफॉल, ठीक है। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा, किसकी वजह से जो है ना अंडरग्राउंड वाटर डेप्लीट नहीं हो रहा है, मतलब कि उसकी सतह जो है वो नीचे नहीं जा रही है, ठीक है। तो कौन सा हमारा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अफॉरेस्टेशन की वजह से ट्री लगाएंगे तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज ज़्यादा होगा और ग्राउंड वाटर का लेवल जो रहता है ऊपर में बना रहता है ना, वो डेप्लीट नहीं होता है, ठीक है, वो आपका ऊपर में बना रहता है। बाकी जितने भी ऑप्शन है थर्मल पावर प्लांट, तो वहाँ पर भी आपका हीट प्रोड्यूस करते हो, वाटर का यूटिलाइज करते हो स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, तो ग्राउंड वाटर का यूज कर रहे हो तो मतलब वो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल डाउन होगा। ऐसे ही आपका हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप को लगाते हो तब भी अंडरग्राउंड वाटर का लेवल डाउन होगा। और इसी प्रकार से लॉस ऑफ फॉरेस्ट की वजह से आपका डिक्रीज रेनफॉल का बारिश कम होगा, तो रेनफॉल की कम होने की वजह से अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी डाउन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है अफॉरेस्टेशन मतलब कि पुनः आपका जंगलीकरण बोल सकते हैं, या फिर आपका पुनः से आपका फॉरेस्ट को लगाना, ये आपका क्या होता है कि अंडरग्राउंड वाटर को का लेवल जो है उसको डिप्लीट होने से बचाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है द मेन काउज ऑफ द एबंडेंट कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इन द रिवर गंगा इज, ठीक है। जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होती हैं रिवर गंगा में, ये आपका ज़्यादा क्यों हो रही हैं, ठीक है। ए बोला जा रहा है इमर्शन ऑफ द एसेस, और बी है आपका इमर्शन ऑफ क्लोज वॉशिंग ऑफ क्लोथ, और सी है आपका डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज, और डी है आपका डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा डायरेक्टली। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटा डायरेक्टली, ठीक है। ह्यूमन की एक्सक्रीटा जो होती है वो वेस्ट जो होता है ह्यूमन वेस्ट, ठीक है, उसमें से आपका जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैलिफॉर्म बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होती है, इसको गंगा रिवर वाटर में डायरेक्टली उसको क्या किया जाता है कि एक्सपोज कर दिया जाता है, उसमें डायरेक्टली डिस्पोज कर दिया जाता है। इस वजह से जो है गंगा रिवर की वाटर में जो है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की नंबर्स आपका बहुत ज़्यादा हो गई हैं ना, तो डिस्पोजल ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटा डायरेक्टली, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगी हैं, वीडियोज़ अच्छे से समझ में आई हैं तो कृपया वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।